हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी लिटरेचर स्पेशल, जो कि दोनों के लिए ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है, टीजीटी एज वेल एज पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि एचटेट के लिए है। तो लेट्स सी, आओ देखते हैं कि क्या कुछ रहता है आज की क्लास में। डब्ल्यू येट्स इज आवर, हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पोइट हैं, हमारे आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर कोई डीएसएसबी। तो देखते हैं डब्ल्यू येट्स बोर्न इन 1865 एंड डाइड इन 1939 में इनकी डेथ हुई थी। और ये आयरिश पोइट हैं, इन्होंने कुछ प्रोज वर्क भी लिखे हैं, लेकिन बेसिकली ये जाने जाते हैं पोइट के रूप में। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं, इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट करेंगे जितने भी हमारे एग्ज़ाम के वैसे इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे, एज वेल एज इनके जो ओनर्स रहे हैं उनके बारे में भी, इनके अचीवमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज फाउंडर ऑफ एबे थिएटर, नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। क्या ये जो इनका थिएटर था, एबे थिएटर, इनके क्या रहे हैं, फाउंडर रहे हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है गाइज, कि क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज फाउंडर ऑफ एबे थिएटर। तो ये फाउंडर कौन रहे हैं? डब्ल्यू बी येट्स रहे हैं। और किसके एसोसिएशन में रहे हैं? जेएम सिंस के एसोसिएशन में रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही वाज द लीडिंग पोइट ऑफ आयरिश लिटरेचर रिवाइवल एंड लिटरेरी रेनेसा। जो आयरलैंड में जो रेनेसा आया था, तो उसका क्या रहे हैं? ये लीडिंग पोइट रहे हैं, जिनकी वजह से जो हमारा आयरलैंड है वहाँ पे क्या आया? लिटरेचर का रेनेसा आया, रिवाइवल हुआ। डब्ल्यू बी येट्स ऑल्सो एसोसिएट विद राइमर क्लब विद एर्नेस्ट ट्राइब। क्या कहता है कि राइमर क्लब, ये भी क्या था? एक ग्रुप था पोइट्स का, तो उसके भी क्या रहे हैं? के भी मेंबर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनते हैं गाइज, इसी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। नाउ नेक्स्ट इज, इनसे रिलेटेड जो राइमर क्लब था, इसमें ये ग्रुप थे, लंदन का जो ग्रुप था मेल पोइट्स का, ठीक है। कब बना था? 1890 में ये फाउंड किया गया था, फाउंडेड हुआ था, बनाया गया था। इससे रिलेटेड इन्होंने 2 वर्ष वर्क निकाले थे गाइज। द बुक ऑफ राइमर्स क्लब इन 1892 एंड द सेकंड बुक ऑफ राइमर क्लब इन 1894 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हु इज फाउंडर ऑफ एबे थिएटर, और किसके बारे में ये भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या है? मेल पोइट्स का है। ये क्लब किससे रिलेटेड है? मेल पोइट्स का है, जो कब बना था? 1890 में बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट इज, ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड बिकम फर्स्ट नोबेल लॉरेट पोइट्री। पहले कवि बने थे जिन्होंने क्या लिया था? पोइट्री में नोबेल पुरस्कार लिया था। आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, तो इनको क्या मिला है गाइज? नोबेल प्राइज भी मिला है पोइट्री में। रोट प्रीफेस टू गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर, गोट नोबेल प्राइज। क्या कहता है कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे इंडियन राइटर रहे हैं, कितने महान, जो आप जानते हो, जिन्होंने जन गण मन अधिनायक, जो हमारा राष्ट्रीय गीत गान बनाया था, सॉरी, उसके भी क्या हैं? राइटर हैं। तो इनका जो गीतांजलि इन्होंने वर्क लिखा था, इसका क्या किया है इन्होंने? प्रीफेस मीन्स हम कह सकते हैं कि जिसमें हम प्रस्तावना, जैसे हिंदी में बात करें तो जिसके बारे में लिखा जाता है कि जो हम बुक या कुछ जो मटेरियल लिखा हुआ है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये बात याद रखना। बायोग्राफी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। डब्ल्यू एच ऑर्डन इनके फ्रेंड भी थे गाइज। इन्होंने क्या लिखा है? इनका मेमोरी में इनकी बायोग्राफी लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है ये हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं मेन वर्क। तो मेन वर्क कौन कौन से हैं? ही रोट 26 प्लेज, इन्होंने 26 प्लेज लिखे हैं गाइज पोइट्री के साथ साथ। इन फारसीज, किस फॉर्म में? जेनरे कौन सा था उनका? फारसीज थे, वर्स थे। फार्स आप जानते ही होंगे, जो कि ह्यूमर्स रखता हो अपने अंदर, ह्यूमर रिडिकुलस होता है। फोल्क ड्रामर, ये लिखे इन्होंने। ड्रामाज, इन्होंने गांव से रिलेटेड ड्रामाज लिखे हैं। फोल्क मीन्स रूरल एरिया से रिलेटेड। फर्स्ट प्ले द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर, इनका जो फर्स्ट प्ले है वो कौन सा है? द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। लास्ट कौन सा है? डेथ ऑफ कॉलिन इज कैथोलिन होलिया प्ले एक्टेड मडगोन। ये मडगोन के लिए इन्होंने ये प्ले लिखा, क्योंकि ये इनसे प्रेम करते थे गाइज, इनसे लव करते थे मडगोन से, तो इनको डेडिकेट करके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्री भी की है और ये
प्ले भी लिखा है, कैथलीनी होलिन, ठीक है, ये प्ले लिखा है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है कि किस को डेडिकेट करके W.B. येट्स पोइट्री करते थे, या इन्होंने ये जो प्ले लिखा तो हम कहेंगे मडगोन से, जिससे ये क्या करते थे, मैडली लव करते थे, तो उनके बारे में उनको डेडिकेट करके इन्होंने क्या किया, पोइट्री लिखी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेसिकली ये जाने जाते हैं जो अपनी पोइम्स के लिए। तो फर्स्ट इज, जैसे कि हम देखते हैं, लीडा एंड स्वान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मैथोलॉजिकल वर्क, ठीक है, सोनेट है ये, लीडा एंड स्वान। नाउ नेक्स्ट इज द सेकंड कमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोएम रिटन इन 1919 में ये लिखी गई थी। तो गाइज ये बात आपको ध्यान में रखना है, इनके वर्क नेम और हम याद करेंगे, इनके जो पोइम्स हैं उनका नेम याद रखेंगे। मेनली आज स्टेट में तो यही पूछे जाते हैं, थीम वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि द सेकंड कमिंग ए रिलीजियस पोएम, इनकी कुछ लाइन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। टर्निंग एंड टर्निंग इन वाइंडनिंग गोर द फल्कन कैन नॉट हियर द फागनर, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड मियर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। अब देखो ये सेकंड कमिंग है ना, इन्होंने क्या कहा है कि जैसे मनुष्य जन्म लेके, तो ये कहाँ आने की जो ये बात करता है कि जो पूरी दुनिया उसमें अनार्की, अराजकता फैली हुई है, ठीक है। तो वो बात कर रहा है कि टर्निंग एंड टर्निंग, कि ये तो ऐसे ही टर्निंग एंड टर्निंग जो आने जाने की तो ये बारी लगी रहती है। तो इन्होंने ये रिलीजियस है, जैसे कि नाम से पहले इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो वैसे ही ये पोएम है। अब नेक्स्ट चलते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अजबे, टेक फ्रॉम सेकंड कमिंग टाइटल। जो ये चिनुआ अजबे के जो कनेडियन राइटर हैं, शायद ये कनेडियन ही हैं, इनका जो वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, द सेकंड कमिंग से लिया गया है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड माई जर्नी थ्योरी मैडनेस टेकन फ्रॉम द सेकंड कमिंग। ये एलियन साक है, इन्होंने जो अपना टाइटल लिया है माई सेकंड थ्योरी मैडनेस, ऑल्सो कहाँ से टेकन किया गया है, द सेकंड कमिंग से, जो किसके द्वारा रोट की गई है, W.B. येट्स के द्वारा। तो ये गाइज ये जब लेवल बढ़ता है ना किसी भी क्वेश्चन एग्जाम का, तो वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं कि कौन सा टाइटल कहाँ से उठाया गया है, किसने किसकी पोएम से या किस प्रोज वर्क से ये टाइटल उठाया है, किसके द्वारा लिखा गया था वो वर्क। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्लाउचिंग टुवार्ड बेथलेम ऑल्सो टेकन फ्रॉम द सेकंड कमिंग। देखो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रिलीजियस पोएम है जिसमें इन्होंने जैसे डेथ के बाद दोबारा से जन्म लेते हैं ना, तो उसके बारे में बात कही है कि वो बेथलेम में जन्म लेना चाहता है। अब नेक्स्ट है सेलिंग टू बेजेंटियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पोएम, और ये बेजेंटियम है, ये क्या है, स्पिरिचुअल पैलेस है जो W.B. येट्स ने बनाया है, क्योंकि पोएट हैं वो बेसिकली इमेजिन ही करते हैं, इमेजरी। टावर कलेक्शन, जो कौन से कलेक्शन, जो टावर कलेक्शन है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। अबाउट ओल्ड मैन देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। यहाँ क्या कहता है कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए कंट्री में कोई भी स्थान नहीं होता, धरती पे कोई भी जगह नहीं होती, सब उसे बोझ समझते हैं। इज फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, ये क्या है, फर्स्ट लाइन है पोइट्री की, इनकी जो पोएम है इसकी, देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ओके, ग्राउंडिंग अदर फीलिंग आउट ऑफ टच ऑफ विद द न्यू जनरेशन, ठीक है, कि क्या कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो जो फीलिंग होती है वो क्या हो जाती है, मतलब कोई नई जनरेशन है वो उनको बूढ़ा ऐसे ही समझते, बोझ समझने लगती है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि बूढ़ा होने पर मनुष्य है वो बोझ बन जाता है धरती के ऊपर। फीलिंग सरप्लस वेटिंग फॉर डेथ, और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, डेथ के लिए वेट करता है, और क्या करता है, थॉट्स व्हेन वी रीच द सर्टेन एज, जब वो किसी एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इस पोएम के बारे में बताया है इन्होंने, ओटावा राइमा, जो इसकी राइमा स्कीम है वो किस में लिखा है इन्होंने, ओटावा राइमा में, ओटावा, ठीक है। और जर्नी टू बेजेंटियम फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, ये इनकी क्या है, आध्यात्मिक जर्नी है, ये कोई ऐसे रियल जर्नी नहीं है, इन्होंने कल्पना की है कि कैसे मनुष्य जाना चाहता है और कहाँ जाना चाहता है मनुष्य। अब नेक्स्ट है द आर्टिस्ट ऑफ
इटर्निटी, मोन्यूमेंट ऑफ इंगेजिंग इंटेलेक्ट, ये इन्होंने बात कही है इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट इज द लेक आइसले इन फ्री, ये भी क्या है, इनकी अलग से पोएम है। इंटेंशंस टू गो टू इंस फ्री बिल्ड स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स, क्या कहता है कि वो इंस फ्री में जाना चाहता है, जो एक प्लेस है आयरलैंड में, जहाँ वो क्या करेगा, मिट्टी का एक घर बनाएगा। कि इस मोह माया की दुनिया को छोड़ के कहाँ जाना चाहता है, शांत जो कि बहुत पीसफुल प्लेस है, वहाँ पे जाना चाहता है। इन दिस पोएम द पोइट प्रेजेंट हिज डिजायर टू गो इन इनिसफ्री फॉर पीस, पीस के लिए कहाँ जाना चाहता है, इनिसफ्री में जाना चाहता है। तो ये पूरी पोएम है वो लेक आइसले ऑफ इनिसफ्री के बारे में ही है कि पोइट वहाँ क्यों जाना चाहता है। अब नाउ नेक्स्ट इज डेथ। इन दिस पोएम द पोइट सेज एन एनिमल नीदर फियर्स डेथ नोर होप फॉर लाइफ आफ्टर डेथ, सो ही विल डाई लाइक एनिमल विद लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेथ, कि जैसे मनुष्य को डेथ का डर लगा रहता है, पोइट क्या कहता है कि जैसे मनुष्य डेथ से डरता रहता है, तो वो ऐसी मृत्यु, ऐसा जीवन जीना चाहता है कि पशु की तरह, कि उसे डेथ का डर भी न लगे और वो मान लो चला भी जाए। कि तो वो क्या कहना चाहता है कि उसको डेथ आए तो एनिमल की तरह आए, कि बिना भय के ही उसकी मृत्यु हो जाए। अब नाउ नेक्स्ट है ईस्टर 1916, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट रहती है ये W. B. Yeats की आफ्टर वॉर पोइम। ये क्या है, वॉर पोइम है, ईस्टर इन आयरलैंड, ठीक है। तो फॉर देयर लिबर्टी ऑल चेंज अटरली ए टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, ये लाइन रहती है ईस्टर 1960 पोइम की। थीम ऑफ इमोर्टिलिटी, इसकी जो थीम है ईस्टर 1960 की, इसकी थीम क्या है, इमोर्टिलिटी है। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट डेड आयरिश फाइटर हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ एंड बिकम इमोर्टल, किसके बारे में बात करता है यहाँ पे राइटर, जो हमारा पोइट है वो किसके बारे में बात करता है, जो अपने देश के लिए, जो आयरिश फाइटर थे उनके लिए बात करता है, जो शहीद हो गए और क्या बन गए, इमोर्टल बन गए। तो इसमें किसके बारे में, मार्टियर हैं, उनके बारे में बातें की गई हैं ईस्टर 1960 में के बारे में। अंडर बेन बलवन, ये जो पोएम है इनकी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहता है कि इसकी लास्ट लाइन इन्होंने यहाँ लिखी हैं, कास्ट ए कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, या जब मनुष्य मृत्यु के नज़दीक होता है उस टाइम के बारे में यहाँ बताया गया है। W. B. Yeats काफ़ी अच्छे पोइट हैं जिन्होंने इमोर्टलिटी और जो ह्यूमैनिटी, इन सब इनकी थीम रही है इनकी पोइट्री की। होर्स मैन पास्ड बाई नोवेल बाय डोरी मी टेकन फ्रॉम यीट्स पोएम अंडर बेन बलवन, ये जो टाइटल लिया गया है हॉर्समैन पास्ड बाई, ये कहाँ से लिया गया है, जो W. B. Yeats की पोएम है अंडर बेन बलवन से लिया गया है, ठीक है गाइज, ये बातें याद रखना क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर को हमारा टफ बनाती हैं। नाउ नेक्स्ट है कूल पार्क एंड बेलिन, क्या कहता है कि इन दिस पोएम Yeats डिक्लेयर्ड दैट ही एंड हिज एसोसिएट वर लास्ट रोमांटिक, क्या कहता है कि डेथ से पहले वो और उसके जो साथी कंपेनियन है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी बिलोव्ड है, उसके बारे में इन्होंने इस पोएम के बारे में बताया है। थीम वी वर द लास्ट रोमांटिक, और थीम भी इसकी क्या रही है कि हम लास्ट रोमांटिक हैं। इसके बाद रोमांटिक मीन्स अच्छे से रहने वाले, आप समझते ही होंगे। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर इन 1919 में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1921 में। रोट फॉर हिज डॉटर एनी येट्स व्हेन शी बोर्न, जब वो जन्मी थी, जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी, ठीक है गाइज। और इसी के साथ हमारा जो W. B. Yeats है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और फैक्ट और इम्पोर्टेंट जो पोएम्स बनते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आई थिंक गाइज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियो। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।